वंदना वाजपेयी की कहानी बद्दुआ सुनाने जा रही हूँ। आज शाम जल्दी घर जाकर नीरज अपनी पत्नी मेघा व 2 साल के बेटे मयंक को सरप्राइज़ देना चाहता है। काम में व्यस्त जिंदगी में जब जब वो यूं अचानक से जल्दी पहुंचा है, मेघा की आंखों की चमक ने उसकी जिंदगी के प्रति उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। इसीलिए वो बीच बीच में ऐसे सरप्राइज दे दिया करता है जो उन दोनों के लिए कई दिनों तक टॉनिक का काम करते हैं। साथ साथ कुछ हंसी पल जी लेने की ख्वाहिश में वो घर आते समय मेघा के लिए गजरे और मयंक के लिए चॉकलेट लाना नहीं भूला। उसको उम्मीद है कि मेघा उसे जल्दी आया देखकर खुश से चहक उठेगी और उसके सीने से लग जाएगी। फिर वो अपनी जेब से गजरा निकालकर मेरे गुलाब के ऊपर बेला, ऐसा कहते हुए उसके लंबे खुले बालों में लपेटने की असफल कोशिश करेगा। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, कहकर खिलखिलाते हुए मेघा गजरा उसके हाथ से ले लेगी। पर 3 बार घंटी बजाने के बाद भी दरवाज़ा मेघा ने नहीं, आरती ने खोला। आरती को देखकर उसका चेहरा उतर गया। गजरे के लिए जेब में घुसाया हुआ हाथ धीरे से बाहर निकाल लिया। आरती उनके यहाँ साफ सफाई करती है। उसको जल्दी आया देखकर वो भी ठिठकी, पर उसकी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए बेडरूम की ओर इशारा करते हुए बोली, मेम साहब उस कमरे में है। वो सीधे बेडरूम की ओर बढ़ गया। मेघा यूट्यूब पर किसी आध्यात्मिक चैनल का प्रवचन सुन रही थी। वो प्रवचन में इतना डूबी हुई थी कि उसने उसको देखा ही नहीं। जब से पड़ोस में त्रिपाठी जी रहने आए हैं, तब से ही उनकी पत्नी ने उसे लोक परलोक सुनाने की आदत लगा दी है। कितनी बार उसे भी बताती रही है ब्लैक बॉल वाइट बॉल के फलसफे को, ये जन्म वो जन्म, पाप और पुण्य, पर उसकी अरुचि देखकर अब उसने बताना छोड़ दिया है। जानती है उसे वो बदला लेकर न्याय करने में विश्वास करता है। क्षमा उसके शब्दकोश में नहीं। कितनी बार उसने समझाया भी है, ये परलोक लोक कुछ नहीं होता। अपराधी या गलत करने वाले को दंड मिले तो अपराध कम होंगे, ना कि क्षमा कर देने से। हम अपना कर्म ईमानदारी से करें, इसके अतिरिक्त कोई दर्शन उसके गले के नीचे नहीं उतरता था। शुरू में मेघा तर्क करती थी, पर अब नहीं करती। उसका मन रखने के लिए वह भी कह देती है कि अब मैंने देखना ही छोड़ दिया। पर आज सच सामने था। उसको मेघा के झूठ नाराज होना चाहिए था, पर वो आज की शाम बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए हौले कदमों से मेघा की तरफ बढ़ने लगा। उसके कानों में प्रवचन की आवाज़ें पड़ने लगी, वही क्षमा करने वाली। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसका मूड का मीटर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ने लगा। उसको खुद पर काबू करना मुश्किल लगने लगा और ना चाहते हुए भी उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेघा, वो जोर से चिल्लाया। कितनी बार कहा है, मैं अपराधी को कठोर दंड देने में विश्वास करता हूँ। ये क्षमा वाले शब्द मेरे कानों में जहर की तरह चुभते हैं। तुम ऐसा इसलिए देख पाती हो क्योंकि तुमने मेरी तरह किसी की गलती के दंड को तिल तिल करके नहीं भोगा है। अपमान, निराशा और तकलीफ का जीवन क्या होता है, ये मैं जानता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि एक बार मैं उन सब का बदला ले सकूं। एक बार उसे तिल तिल करके मरते हुए देखूं, उसकी आंखों में याचना की भीख देखूं और वैसे ही हंसूं जैसे वो हंसा था। चीख चीख कर कहूँ, देख देख, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। खैर, उसने तो रिश्ता ही नहीं रखा, पर आश्चर्य ये है कि मेरी पत्नी होकर भी तुम मेरे दर्द को नहीं समझती। कहते हुए नीरज के आक्रोश के शब्द दर्द की नमी से भीग गए। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, मेघा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर अब उसके खुले हुए रेशमी बाल, नीली साड़ी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसे आकर्षित ना कर सकीं। पापा पापा कहकर ताली बजाता हुआ नन्हा मयंक भी उसको 30 साल पुराने दर्द से खींच कर नहीं ला पाया। चॉकलेट और गजरे को बिस्तर पर पटकते हुए वो स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। आज उसके घाव एक बार फिर छिल गए थे और उन पर मरहम पट्टी के लिए उसे एकांत की दरकार थी। मेघा सहमे हुए मयंक को गोद में उठाकर दुलारने लगी। वो जानती थी कि आज रात नीरज खाना भी नहीं खाएगा। अंदर से लॉक हुए स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर उसकी सिसकियां नीरज पर कोई असर नहीं करेंगी। सुबह तक खुद को संयत कर वो खुद ही बाहर निकलेगा। मेघा जानती है कि नीरज का दिल बहुत साफ है। शादी के बाद उसने उसको किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, परंतु क्षमा शब्द से उसको नफरत है। इसीलिए वो उसको इन वीडियोस को देखने से मना करता है। उसके घाव कुरेद जाते हैं। उसका इतना प्यार भी नीरज की नफरत की आग को ठंडा नहीं कर पाया है। इधर नीरज स्टडी रूम में हमेशा की तरह माँ की तस्वीर हाथ में लेकर काउच पर लेट गया। स्टडी रूम में तरह तरह की किताबें हैं जो नीरज कभी नहीं पढ़ता। वो डिपार्टमेंट मेघा के हवाले है। वो जब भी यहाँ आता है तो बस माँ की तस्वीर को पढ़ता है। न जाने कितने अनुत्तरित सवालों से जूझता है और इस इम्तिहान में खुद को अनुत्तीर्ण घोषित कर माँ से एक और मौका देने की बात कहकर फिर एक ख्वाब बुनने लगता है। जब वो अन्यायी को दंड देकर इस परीक्षा में पास होगा। आज माँ की तस्वीर फिर उसके हाथ में है। झरते आंसुओं के साथ धुंधली होती तस्वीर के बीच एक बार फिर यादें साफ होती चली जा रही हैं। इसमें से बहुत कुछ उसने सुना है और बहुत कुछ स्वयं भी भोगा है। निम्न मध्यम वर्ग की उसकी माँ से उसके पिता ने प्रेम विवाह किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने उसके नाना की छोटी सी दुकान थी, जिसमें घर के बने लड्डू, पेड़े, गाजर का हलवा आदि बेचा करते थे, जो 4 बेटों और 1 बेटी के भरण पोषण के लिए बस गुजारा भर दे पाती थी। बगल की पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट की दुकान पर जहाँ भीड़ भिनभिनाया करती, वहीं इस देसी मिठास को चखने इक्का दुक्का लोग ही पहुँचते। ये वो दौर था जब विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले थे। तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के साथ विदेशी खान पान भी भारत आया और युवाओं के सर चढ़कर बोलने लगा। पर नाना जी ने अपना देशीपन नहीं छोड़ा। नानी के बाद माँ ही ये सब बनाने लगी थी और कभी कभी अपने पिता की दुकान पर बैठ भी जाती। वहीं उसके पिता से उनकी मुलाकात हुई थी। माँ भी पिताजी को कुछ कुछ पसंद करने लगी। प्यार के अंकुर फूटने शुरू ही हुए थे कि पिताजी ने शादी की जिद पकड़ ली। नाना जी सहर्ष राजी हो गए। मुश्किल थी हरिहर नाथ उर्फ दादाजी को समझाना। खानदानी रईस होते हुए भी बिना दान दहेज के मामूली परिवार की लड़की पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये शादी ना हो, पर पिताजी के आगे उनकी एक न चली। एक सादे समारोह में शादी के बाद माँ उस घर में बहू बन के चली गई, पर बहू के रूप में स्वीकार नहीं की गई। घर की तीनों बड़ी बहुओं ने तो जैसे उन्हें अछूत ही घोषित कर दिया था। दादी और दादाजी हर वक्त दहेज और लड़के को फंसा लिया के ताने देते रहते। आए गए के सामने भी कहते रहते, पता नहीं हैदराबाद में शादी भी की है या नहीं, या हमारी छाती पर यूं ही मुंह डालने के लिए उठा लाया है। आहत माँ के घावों पर पिताजी का प्रेम मलहम की तरह काम करता था,
पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 3 महीने बाद एक एक्सीडेंट में पिताजी माँ को और माँ के गर्भ में आकर लेते 3 महीने के नीरज को रोता कलपता छोड़कर चले गए। माँ तो उस घर में वैसे भी स्वीकार्य नहीं थी। पिताजी की 13वीं के दिन दादाजी ने रिश्तेदारों के सामने माँ को चोटी पकड़कर उनके बेटे को फंसाने के अपराध में घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने गर्भ में पलते शिशु का वास्ता दिया तो अनजन्मा वो भी अवैध घोषित कर दिया गया। एक भी हाथ माँ की मदद को नहीं उठा। समरथ को नहीं दोष गुसाई। भीड़ की नज़र में भी माँ अपराधिनी थी। गरीब होने की, उनके पिता को फंसाने की और एक अवैध बच्चे को उस परिवार पर मढ़ देने की कोशिश करने की। रोती कलपती माँ अकेले सफ़र कर नाना जी के पास हैदराबाद लौट आई। अपमान के दंश से जलती अर्धविक्षिप्त सी माँ मानो चारों मामियों का काम करती और सारा दिन ताने सुनती। कई बार झगड़े में उसके ममेरे भाई बहन उसे अरे तेरे बाप का भी पता नहीं है कहकर अपमानित करते। उन्हीं में से किसी ने स्कूल में भी यह बात कह दी और फिर जब जिस बच्चे ने उसका झगड़ा होता उसको नाजायज़ कहने से नहीं चूकता। गुस्से और अपमान से उसका खून खौलने लगता, मुट्ठियाँ भिंच जाती और फिर माँ याद आ जाती। बंधन ढीले पड़ जाते, भीजी हुई मुट्ठियाँ खुद ब खुद खुल जाती। सारा गुस्सा, सारा दर्द पीकर वो घर लौट आता। कभी कभी माँ से कहता भी तो माँ उसे चुप रहने की और सब सहने की हिदायत देती। वो सह तो जाता, पर इस अपमान का बदला लेने की इच्छा उसके अंदर और तीव्र हो जाती। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उसके अंदर एक अभिमन्यु बड़ा हो रहा है, इस बात से भी माँ भी अनभिज्ञ थी। इतना अपमान सहने के बावजूद भी सर पर छत और 2 जून की रोटी भी तब तक चली जब तक नाना जी जिंदा थे। नाना जी की आंखें मूंदते ही मामा मामियाँ उनसे वो सहारा भी छीन लिया। उस समय 5वीं क्लास में पढ़ता था वो। माँ को उसकी पढ़ाई छूट जाने की चिंता हुई। सारे दर्द भूलकर उसकी खातिर माँ उसे लेकर एक बार फिर दादाजी की चौखट पर गई। इस बार उन्होंने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि वो उसे रख लें, पढ़ा लिखा दें। ये इसी घर का अंश है, वो पलट कर कभी नहीं आएगी, भले ही भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी काट ले। उनके शब्द आज भी उसके कानों में बजते हैं जब उन्होंने चिल्लाकर माँ से कहा था, चुप कर बदतमीज, मेरे बेटे को फंसा कर मार डाला, न जाने कौन से गृह बैठे थे तेरी कुंडली में आते ही खा गई। अभी भी चैन नहीं है, ये गंदा खून मेरे सर पर थोपने आई है। ले जा इस पाप की औलाद को यहाँ से, ये मेरा पोता नहीं है। ना जाने कहाँ से उसकी नन्ही मुट्ठियों में उस समय इतनी ताकत आ गई थी कि उनका हाथ बाहों में पकड़कर झकझोरते हुए जोर से चिल्लाया था वो, हरिहरनाथ, तू मेरी माँ का इस तरह अपमान नहीं कर सकता, ना तू मेरे दादा ही हो सकता है। थूकता हूँ मैं ऐसे खानदान पर, जा रहा हूँ अपनी माँ को लेकर। वो अपनी माँ को लेकर घर के बाहर निकलने लगा। पीछे उनकी विद्रुप सी हंसी उसका पीछा करती रही। रास्ते भर वो अपनी माँ से कहता रहा, माँ मैं लौटूंगा एक दिन। जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा, इसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी, उस दिन मैं छिड़कने आऊँगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी ऐसे ही विद्रुप सी हंसी हंसूंगा। घर लौटने के बाद ईंट के भट्टे पर काम करते हुए उसने अपना व माँ का पेट भरा। 10वीं तक पढ़ाई भी की। वो एक कर्म योद्धा की तरह जीवन के सवालों को हल करना चाहता था, पर माँ ने साथ नहीं दिया।
उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। महंगा इलाज वो करवा नहीं पाया। माँ भी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद हरिहर नाथ की विद्रूप सी हंसी उसका पीछा करने लगी। उसकी मुट्ठियाँ भिस जाती। वो मन ही मन संकल्प लेता, उसे हरिहर नाथ से भी ज़्यादा पैसे वाला बनना है। फिर जाएगा वो एक दिन उनके पास। पढ़ाई छूट गई। उसने घर में मोमोज बनाकर आसपास के ढाबों में सप्लाई करना शुरू किया। पैसे बचे तो छोटा सा ढाबा, फिर छोटा सा होटल तक पहुंचा। यही वो समय था जब उसे एक न्यूट्रिशियन नताशा जी मिली। उन्होंने उसे अपने क्लाइंट्स के लिए लो कैलोरी फूड बनाकर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। आइडिया उसे जम गया। अब वो शहर भर में कैलोरी फूड सप्लायर बन गया। एक शहर से दूसरे शहर होते हुए पूरे प्रांत में उसने अपना बिजनेस फैला लिया। रुपया पैसा, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, मेघा जैसी पत्नी, मयंक जैसा बेटा, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में आया। नहीं आया तो उस घाव का मलहम जो हरिहर नाथ ने उसे दिया था ना ही खत्म हुई उसको तिल तिल मरते देखने की इच्छा। ये अलग बात है कि अब वो हर समय उस दर्द में नहीं रहता, पर जब भी घाव कुरेद जाता है तो उसको संभालना मुश्किल होता है। गलत को सज़ा देना उसके जीवन का उद्देश्य है। अपने आसपास मोहल्ले शहर में भी कहीं भी अन्याय होते देखता है तो वो चुप नहीं बैठता, शोषित कर जमकर साथ देता है, उसे बदला लेने को प्रेरित करता है। क्षमा उसकी नज़र में अपराध है। ये उसकी इच्छा भी है और मजबूरी भी, क्योंकि हर बार किसी शोषित को देखकर उसको वो विद्रूप सी हंसी सुनाई देने लगती है और उसकी मुट्ठियाँ भींचने लगती हैं। रात ख्यालों में कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह लगी हल्की सी झपकी तो खिड़की से आती धूप और चिड़ियों की प्रभात फेरी आकर हौले से खोलने लगी। उसने आँख खोलकर देखा 7 बज गए हैं। उफ, जल्दी करो, काम पर जाना है, सोचते हुए वो झटके के साथ काउच से उठा। बाहर मेघा चाय की ट्रे लिए अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ सामने खड़ी दिखी। देर से नहाने वाली मेघा सुबह से ही सज धज कर तैयार हो गई। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में उसको देखकर पहली मुलाकात की खुशी के सामान पर पड़े हुए गुलाबी डोरे। मेघा जानती है कौन सी चीज़ें उसे खुश करती हैं। उसको अतीत से बार बार वर्तमान में खींच लाने का माध्य भी उसी के पास है। तभी तो मुस्कुराती हुई बोली, जादू सी झप्पी चाहिए। और प्रेम के गुबार ने दर्द के गुबार को पीछे धकेल दिया। वो जानता है कि मेघा सपने में भी उसका दिल दुखाने की बात नहीं सोच सकती। बस वो क्षमा में विश्वास करती है। वो ही अपने अतीत के दर्द को गाहे बगाहे उसके ऊपर लाद देता है। उसे कल उस पर जोर से बोलने का पछतावा भी है। उसने अपनी तरफ से खामियाजा पूरा करने के लिए सप्ताहांत में मुंबई घूमने का प्रोग्राम बना लिया। खुशी से चहक उठी मेघा। छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाना उसकी आदत है। 4 दिन मेघा और मयंक के साथ मुंबई में बहुत अच्छे बीते। तरोताज़ा होकर घर वापस आया ही था कि दूसरे प्रदेशों से भी उसका फ्रेंचाइजी खोलने के लिए ऑर्डर आने लगा। अब उसे कई शहरों का दौरा करना था। मेघा के चेहरे पर खुशी के साथ हल्की सी मायूसी देखकर उसने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम कहो तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर ये बिजनेस तो नहीं। मेघा ने लाड़ में आंख दिखाते हुए कहा, न न न, ये तो मैं नहीं कर सकती। मैं आपके सपने को जानती हूँ। 7-8 दिनों की बात है, मैं पिताजी के पास चली जाऊंगी। 10 दिन का दौरा पूरा करके कल उसे लौटना ही था कि कानपुर से भी फ्रेंचाइजी खोलने का फ़ोन आया। कानपुर यानी हरिहर नाथ का शहर।
एक शहर जो उसका होकर भी उसका नहीं है, एक शहर जहाँ से अपमानित होकर वो निकाला गया था, वहाँ उसे सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है। मन में एक दबी हुई सी इच्छा हुई कि जाए हरिहर शुक्ला को दिखाए कि देखो, जिसको तुमने पढ़ने तक का सहारा नहीं दिया था, आज उसका कद तुम्हारे कद से ऊंचा है। जिसको तुमने अपना खून मानने से इनकार किया था, आज वो अपनी माँ का नाम रोशन कर रहा है। जिसको तुमने घर के अंदर घुसने नहीं दिया था, आज वो तुम्हारे शहर के सबसे रईस आदमी का मेहमान है। उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक बार फिर सारी रात माँ उसके साथ रही। मेघा भी नहीं थी उसे अतीत से निकालने के लिए। क्रोध बढ़ता ही गया, मुट्ठियाँ भींचने लगीं। खूब खरी खोटी सुनाने की भावना उसके कदम पुराने कानपुर के बड़े बड़े अहातों की ओर ले जाने लगी। हर बढ़ते कदम के साथ वो एक वाक्य गढ़ रहा है जो उसे हरिहर नाथ को सुनाना है। आज उसकी आग शांत होगी। आज के बाद अपने अतीत को यहीं छोड़कर पूरी तरह अपने वर्तमान, अपनी मेघा और अपने मयंक के पास लौट जाएगा। पर ये वो कानपुर नहीं था जिसे वो वर्षों पहले छोड़ कर आया था। हाथीनुमा मकान रिहायशी अपार्टमेंट बन चुके हैं। छोटी बड़ी दुकानें शॉपिंग मॉल्स में बदल चुकी हैं। बड़े बड़े आम शहतूत के पेड़ों की जगह हर घर के आगे छोटी छोटी क्यारियां रोप दी गई हैं। विदेशी घास से सजी जमीन पर क्रोटन के पौधे तुलसी से आगे खड़े ठुला रहे हैं। एक पल को उसके कदम लड़खड़ा गया। या क्या पता हरिहर नाथ जी का घर और पैसा उससे भी कहीं अधिक बढ़ गया हो। आखिर 3 बेटे और उनका परिवार भी तो कुछ कमा रहा होगा। हो सकता है उनके पास उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा हो और वो उसको एक बार फिर अपमानित कर दे। हो सकता है हरिहर नाथ जी ही ना रहे हों। लौट जाओ नीरज, लौट जाओ। अब की टूटे तो तुम्हें कौन संभालेगा। आखिर मेघा और मयंक का क्या कसूर है जो तुम उन्हें फिर से दर्द में डाल दोगे। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी सुधरी है, खुद ही उसमें आग न लगाओ। हर बढ़ते कदम पर मन उसे संभावित खतरे की तरह आगाह करते हुए बार बार पीछे खींच रहा था और चेतना बिना उसे प्रयास उसे आगे धकेल रही थी। आखिरकार उसने अपने को ठीक उसी घर के सामने पाया जिस पर लिखा था A227/37 पर। यहाँ विशाल हवेली की जगह एक आलीशान अपार्टमेंट खड़ा है। चमचमाते फ्लैट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और दरवाजे पर हर आगंतुक से जाने वाले घर का नंबर लिखवाकर जाने की अनुमति देते संतरी। ये वैभव देखकर वो लौटने को हुआ। तभी संतरी ने पूछा, किसके घर जाना है। हरिहर नाथ, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। संतरी ने उसे आश्चर्य से ऐसे देखा जैसे कोई कानपुर में कुतुब मीनार ढूंढ रहा हो। फिर उसने पार्किंग एरिया बने सर्वेंट क्वार्टर की ओर इशारा करके कहा, दूसरा नंबर। वहाँ उसने आश्चर्य से देखकर पूछा, लेकिन ये तो हरिहर नाथ जी की ही ज़मीन है। है नहीं, थी। बेटे ज़मीन बेचकर मुंबई चले गए, वहीं कारोबार करते हैं। वृद्ध और अशक्त पिता जब ज़मीन बेचने को राजी नहीं हुए तो उनको यहीं छोड़ गया। बरसों हो गए, कोई नहीं आया। अब तो आखिर ही समझो। आप कैसे आए। संतरी ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए प्रश्न पूछा। कुछ खास नहीं, पुरानी जान पहचान थी, कानपुर आया तो सोचा मिल लो, कहते हुए वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ रहते हैं हरिहर नाथ जी, उनके बेटे उन्हें बुढ़ापे में यहाँ मरने के लिए अकेले छोड़ गए। उसे महसूस हो रहा है आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। बेटों द्वारा छोड़े गए हरिहर नाथ जी को वो जी भर के सुनाएगा। वह अपनी माँ के हर अपमान का बदला लेगा और चलते समय वही विद्रूप सी हंसी हंसेगा
जो उसके जाने के बाद उसकी मृत्यु तक उसके कानों में बजती रहेगी। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बस भीड़ा है, तनिक खोल के घुस जाओ। बगल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला। तेज चढ़ान उसकी सांसों में घुस गई। सामने एक दीनहीन लकवाग्रस्त वृद्ध अपने बिस्तर से जकड़ा पड़ा दिखा। शरीर कंकाल मात्र, आंखें धंसी हुई, एक टक छत की ओर देखती हुई जैसे मृत्यु की याचना कर रही हो। चेहरा पीला पड़ा हुआ, ऊपर की तरफ एक मटमैली बनियान जो जगह जगह उधड़ी हुई, वह पीछे से सिर्फ ऊपर गले तक सरकाई हुई। शरीर के नीचे के भाग में कोई वस्त्र नहीं था, बस एक डायपर मलमूत्र को रोकने के लिए बंधा हुआ, लेकिन शायद उसे कई दिन से साफ नहीं किया गया था। बिस्तर गीला और मल कुछ सूखा, कुछ गीला उसके चारों ओर सना हुआ। पीठ पर बड़े बड़े बेडसोर जिनके घावों से मवाद रिश्ता हुआ। उफ! उसने वृद्ध से हटाकर कमरे पर नज़र डाली। कमरे में एक बिस्तर पर अलमारी और एक छोटी टेबल पर अधखाया दाल चावल, जिस पर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ। उसे अपने कहे शब्द याद आ गए। माँ, मैं लौटूंगा एक दिन, जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा, इसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी। उस दिन मैं छिड़कने आऊँगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी इसे ऐसी ही विद्रूप हंसी से हंसूंगा। वो बिना किसी भाव के निर्विकार सा देखता रहा। उसने जो चाहा था वो प्रत्यक्ष उसके सामने है। उसे तो खुश होना चाहिए था। उसकी वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई। आज उसका आक्रोश पूरी तरह जलकर भस्म हो जाना चाहिए। आगे की जिंदगी उसके दर्दनाक अतीत से पूरी तरह मुक्त होने की खुशी होनी चाहिए। उसे तो उसी विद्रूप सी हंसी में हंसना चाहिए था, पर ये उसकी आंखें नम क्यों हो रही हैं? उसका दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? उसे उबकाई सी क्यों आ रही है? वो घबरा कर बाहर निकल आया। सामने से आती घरों में काम करने वाली एक औरत उससे कहने लगी, आप काहे को मिलने आए हो बाबूजी? आपको तो चिन्हे ही ना हुई है। ये तो नरक माँ है। मुँह पर लौट रहे हैं, जाने कौन कौन पाप किए हैं कि भुगत रहे हैं। बेटे मेहतर लगा गए हैं, वही सफाई करते थे और खाना भी खिला देते हैं, पर है बड़ा आलसी, रोज आवत ही नहीं। हमसे भी कहे थे करने को, पर ये गू गलीच हमसे होत नहीं। आप आए हो तो कह दे रहे हैं कि लड़का लोग को फ़ोन करो, इन्हें यहाँ से ले जाए। ये बदबू माँ हम लोगन की और मट्टी खराब हो रही है। पर वो लोग आइए नहीं। बुढ़ापा माँ, पैसा कौड़ी पास ना हो, शरीर साथ ना देवे तो खून भी अपना रंग दिखाई ही देता है। कहकर वो चली गई, उसको उसकी छटपटाहट के साथ अनुत्तरित छोड़कर। वह भी लौट रहा है, मन में कुछ खौल रहा है, उसके कदम भारी हो रहे हैं। वो हंसना चाहता है, वही विद्रूप सी हंसी, पर उसकी आंखें छलक रही हैं। वो अपने अतीत से मुक्त होकर एक बार फिर सपने बुनना चाहता है, पर असहाय हरिहर नाथ उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहे हैं। वो विजय के गीत सुनना चाहता है, पर उसे लकवाग्रस्त मुख की गे गे की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसका अपना ही मन दो भागों में बट रहा है। वो उसके दादाजी हैं। हाँ, उन्होंने उसे कभी अपना पोता तो माना ही नहीं। इस दुनिया में उसका कोई अपना है तो सिर्फ मेघा और मयंक। आज उन्हें मदद की ज़रूरत है। मदद? हाँ हाँ, हरिहर नाथ अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। बड़ा बड़ा खून करता था। अभी तो उसे भी और बहुत कुछ सुनाना चाहिए। वो एक इंसान है, वही इंसान ना जिनकी वजह से उसका और उसकी माँ का जीवन बर्बाद हुआ। आज वो असहाय है तो उसे चक्कर आने लगा।
खुद को संभालने के लिए वो वहीं पिलर पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसे मेघा दिखाई दे रही है, ठीक उसके सामने खड़ी हुई। उसके दिमाग का ये सब अंतर्द्वंद जरूर मेघा की ही संगति का असर है। वो उससे नाराज होना चाहता है, पर वो तो मुस्कुरा रही है। कुछ कहने के लिए खुले होंठ जड़ से हो जाते हैं। मेघा अभी भी मुस्कुरा रही है, मौन होकर भी उसकी आंखें बहुत कुछ कह पा रही हैं। शायद वही वाइट बॉल ब्लैक बॉल का फलसफा, शायद वही जो 100 बार कहा है कि बद्दुआ देना भी सबके बस की बात नहीं। कई बार उस इंसान को उस रूप में देखने में भी हमारा दिल दुखता, जिसकी वर्षों बद्दुआ दी जाती होती है। यही तो अपने अपने संस्कार हैं। वो फिर से तर्कों से उसे चुप कराना चाहता है, पर नहीं, उसके तर्क ध्वस्त हो रहे हैं। मेघा अभी भी मुस्कुरा रही है। वो उसकी खुली हुई बाहों में किसी शिशु की भांति सिमट जाना चाहता है, सारे तर्कों से दूर, निश्चिंत। वो मेघा की तरफ अर्ध चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी एक गे गे कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ें सर्वेंट क्वार्टर के रूम नंबर 2 से उसके कानों में पड़ती हैं। साथ ही पास से गुजरती कुछ काम वालियों की आवाज़ें भी। बूढ़ा मरे तब जान छूटे, जब देखो तब गे गे। एक पल को उसके कदम ठिठक जाते हैं और पलटकर सर्वेंट क्वार्टर के कमरा नंबर 2 की ओर चल पड़ते हैं। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और मेघा को फ़ोन लगाता है। हेलो हेलो मेघा, दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उन्हें अपने साथ ला रहा हूँ। उन्हें सेवा की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।